और दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग प्लांट एंड एनिमल का जो शेष भाग है, जिसमें हम लोग सेल पढ़ रहे थे, कोशिका पढ़ रहे थे। आज कोशिका का आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे। चलिए, सबसे पहले कोशिका को समझने के लिए मैं यहाँ पर दो अलग अलग पिक्चर लिया हूँ। ये आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल ये है, और ये दूसरा जो है ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। दोस्तों, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में बहुत सारा डिफरेंट होता है। इस डिफरेंट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद मैं क्या लिखा हूँ नोट्स को समझेंगे। यहाँ पर जब समझ जाएंगे आप, तो नोट्स को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एनिमल सेल दिया गया है और ये आपका प्लांट सेल है। इसको सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या इन दोनों में मिल रहा है और क्या क्या इन दोनों में नहीं मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, रिक्तिका इसमें इतना छोटा है एनिमल सेल में, और इसका जो जंतु को, ये पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, यहां से देखिए ऐसे करके आपका इतना लंबा रिक्तिका है। तो ये रिक्तिका बड़ा हुआ। पहला अंतर हुआ आपका रिक्तिका से संबंधित कि रिक्तिका एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में रिक्तिका बहुत बड़ा होता है। अब आप देखिए कि एनिमल सेल में हरित लवक कहीं पर है क्या? आप कहीं पर देखिए हरित लवक नहीं दिखाएगा, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन पौधों में आपका हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए इसके सेल्स में भी हरित लवक पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंट हुआ आपका ये दूसरा डिफरेंट हुआ कि हरित लवक आपका एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। तीसरा आप देखिए, कोशिका भित्ति। आप देखेंगे कि कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में, पौधों के कोशिका में पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में आप यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखा हुआ है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आपका पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। ये आपका एनिमल सेल के सबसे बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आपका ये प्लांट का सेल होता है, ये प्लांट के सेल के बाहरी, सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति कितनी मोटी है, और इसका देखिए कोशिका भित्ति, ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली कितनी पतली है। तो ये कोशिका भित्ति मजबूत और मोटा होता है, मजबूत और मोटा होता है। उसके बाद प्रायः सब कुछ एक दूसरे में होता है। और तीसरा अंतर आपका ये कोशिका भित्ति हुआ। चौथा अंतर कोशिका को लेकर होता है। सेल, ये एनिमल सेल में केंद्रिक या केंद्रक जिसको हम बोल सकते हैं, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है। ये लगभग बीचों बीच में होता है, प्रायः बीचों बीच में होता है। लेकिन प्लांट सेल का केंद्रक बीच में, इसका रिक्तिका है, तो इसको साइड में रहना पड़ रहा है। देखिए साइड में है, ये बीच में नहीं है, बीच में यहां पर खाली है, रिक्तिका है। और केंद्रक के अंदर केंद्रिका, ये जो छोटा है, ये रहता है। जो एनिमल
सेल है, इसके केंद्रिका, जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है। यह जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर देखिए केंद्रिका है, इसके भी केंद्रक के अंदर केंद्रिका है। केंद्रिका के अंदर, केंद्रिका में, केंद्रक के अंदर आपका गुणसूत्र पाया जाता है। इस गुणसूत्र में जो उलझे हुए धागे के रूप में रहता है, गुणसूत्र के ऊपर दानेदार दाना 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 रहता है, जिसको जीन कहते हैं। ये जीन माता पिता के गुणों को बच्चों तक लाने में ये हेल्प करता है। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कोशिका द्रव्य का क्या काम है, केंद्र का क्या काम है, गोल्जी का क्या काम है। सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। केवल हम लोगों ने यहाँ पर अंतर देखा, जो बहुत ज़रूरी, बहुत बार पूछता है कि इसका केंद्रक बीचों बीच में रहता है। इधर है आपका एनिमल सेल और इधर है प्लांट सेल, और इसमें साइड में रहता है। दूसरा, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें आपका रिक्तिका छोटा और इसमें बहुत बड़ा। इसमें आपका कोशिका झिल्ली रहता है, जो मुलायम रहता है, और इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो कठोर होता है। यह भी बाहरी आवरण है, बाहरी परत, लेकिन यह कोशिका झिल्ली कहलाता है, यह कोशिका भित्ति कहलाता है, और यह कठोर है, यह मुलायम है। अब हम लोग चलिए आगे। देखिए, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, अब आगे देखना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहूँगा कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें किस तरह का वीडियो आप तक जाया जाए। और 1 अप्रैल से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये पेड ग्रुप का। जिन लोगों को ज्वाइन होना हो नया बैच में 1 अप्रैल वाले में, आप सभी 1 अप्रैल के पहले पेमेंट कर दें। इसके लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट करें, वहाँ पर मैं सारा प्रोसेस बता दूंगा। देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 94,709,18,896। चलिए, 2 या 2 से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। यंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि एक जो सेल होता है, ये हमारा शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है हमारा शरीर का। जब एक से अधिक एक ही प्रकार के सेल्स मिलते हैं तो एक उत्तक का निर्माण होता है। एक से यहां सबसे पहले सेल्स हुआ, कोशिका हुआ। एक कोशिका यानी एक ही प्रकार के अनेक कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है, और एक ही तरह के बहुत सारे उत्तक मिलने से यंग का निर्माण होता है। जैसे नाक एक अंग हुआ, जीभ एक अंग हुआ, तो एक यंग का निर्माण होता है। और ये अंग के द्वारा निश्चित कामें होती है। जैसे आपका नाक ले लें, नाक से सूंघना, श्वास लेना एक निश्चित यंग काम इसका हो जाता है, एक काम को संपादित करता है। अब बहुत सारे अंग मिलाने से हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे बड़ा हुआ शरीर और सबसे छोटा हुआ कोशिका, क्योंकि बहुत सारा कोशिका बना तो उत्तक,
कोशिका मिला तो उत्तक बना, बहुत सारे उत्तक बने मिले तो अंग बना, बहुत सारे अंग बना मिला तो शरीर बना। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। दोस्तों, चाहे आप हाथी ले लें या मनुष्य ले लें, जिसके शरीर में अरबों कोशिकाएं होता है, इस कोशिका का जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। एक कोशिका जो एक निषेचित अंडा होता है। जनन करते समय एक निषेचित अंडा से आपका इसमें वृद्धि करता है, गुणन करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ते जाता है और एक शरीर का निर्माण करता है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि करता है। परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है और आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मुर्गी का अंडा आप लीजिए, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका यानी एक कोशिका का बना है, एक कोशिका का बना रहता है और इसका साइज बड़ा है, जिस कारण हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं, खुले हुए आंखों से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली, या पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। देखिए, ये बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण है। ये जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है। इसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी घेरा को जंतु कोशिका का कोशिका झिल्ली, लेकिन पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहेंगे। क्यों? इसका नाम अलग है। ये कठोर होता है और मोटा होता है, ये पतला और मुलायम होता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं। दोस्तों देखिए, ये बाहरी आवरण हुआ। ये बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? याद हो गया आप लोगों को, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पर बीच में ये केंद्रक हो गया। ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया। अब ये दोनों के बीच तो कुछ जगह है, कुछ भाग है, कुछ इसमें रहता है। यहाँ जो रहता है इसी का नाम है कोशिका द्रव्य। यह जो कोशिका द्रव्य है, यह चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है और इसी कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी वगैरह सब कुछ इसी में पाया जाता है। यानी जितने कोशिका के अंगक हैं, ये सभी अंगक आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग यानी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। अब चलिए कोशिका झिल्ली हम लोगों ने बार बार देखा कि कोशिका झिल्ली जंतुओं का है। कोशिका झिल्ली जंतुओं का है, सबसे बाहरी परत है और मोटी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। क्या देखा? कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच, कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है। यह दानेदार होता है, अर्ध तरल होता है, अर्ध पारदर्शक होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, राइबोसोम, आपका प्लांट सेल में हरित लवक, रसधानी वगैरह पाए जाते हैं। अब चलते हैं केंद्रक। कोशिका के प्रायः बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में बीचों बीच में
रिक्तिका पाई जाती है या साइड में पाया जाता है। केंद्रक आपका साइड में रहेगा। साधारणतः यह गोलाकार होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है और यहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं जो उलझे हुए धागे के रूप में रहते हैं। गुणसूत्र के ऊपर में दानेदार पदार्थ पाया जाता है। दानेदार पदार्थ को हम लोग जीन कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रायः एक केंद्रक में, एक कोशिका में, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। केंद्रक की संख्या कितना? एक प्रायः। लेकिन पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम के कोशिका में 2 केंद्रक होता है। पैरामीशियम के कोशिका में 2 होता है, 2 केंद्रक होता है। राइजोपस एक कवक है, एक प्रकार का कवक है जिसके कोशिका में अनेक केंद्रक पाया जाता है। चूंकि ये अपवाद है इसलिए इन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए कि राइजोपस जो कवक होता है इसके केंद्रक में, ये कोशिका में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम के कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। प्रायः स्तनधारी जीवों जैसे मानव के लाल रक्त कोशिका में, आरबीसी में, इसमें आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। लेकिन ऊंट की आरबीसी की बात करें तो इसमें केंद्रक रहता है, प्राय मानव जैसे स्तनधारी जो हैं उनमें केंद्र, आरबीसी में यानी लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं रहता है। लेकिन ऊंट होता है, ऊंट का आरबीसी ब्लड होता है, आरबीसी लाल रक्त कोशिका में केंद्रक होता है। जितने भी सभी पूर्ण विकसित कोशिका होता है उसमें सभी में केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। और उस झिल्ली के में रंध्र होते हैं जिसे केंद्रक रंध्र कहा जाता है। या विकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, जिससे कारण इसे स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। देखिए, जो पूर्ण विकसित है और एक यह पूर्ण है, यहां पर देखिए केंद्रक पूर्ण रूप से पूरा दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट है, पूरा स्पष्ट है किधर किधर है। लेकिन यहां पर यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट यानी पूरा स्पष्ट ठीक ढंग से दिखाई नहीं पड़ता है। यह किस में होता है? जीवाणुओं में। और आगे हम चलेंगे, बात करेंगे इसके अंदर। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। हम लोगों ने देख चुका है कि केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है जिसे यह नियंत्रित करती है। यह देखिए कोशिका का केंद्रक है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे कि कोशिका द्रव्य इसका नाम है। ये देखिए जो इसका केंद्रक होता है, केंद्रक में रंध्र होते हैं। इन रंध्रों से जो केंद्रक द्रव्य है यह निकलता है और कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। जब कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक द्रव्य जाके मिल गया तो मिलने के बाद इसका नाम बदल जाता है। इसको कहते हैं जीव द्रव्य। इसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। यही जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल जैसे जीवों के केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों की तरह सुसंगठित नहीं। इनमें जो अभी हम लोग कह रहे थे अस्पष्ट और यह अस्पष्ट, तो जीवाणु और नीलहरित शैवालों में ये केंद्रक जो होता है यह स्पष्ट रूप से रहता है, अस्पष्ट नहीं रहता है, पूरा ठीक ढंग से दिखाई नहीं पड़ता है। और इसी तरह के सेल्स को, कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।
लेकिन पूरा जिसमें दिखाई पड़ता है, और इस तरह के जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिसमें पूरा दिखाई पड़ता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें पूरा एकदम बढ़िया से दिख रहा है उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और इस जीव को यूकैरियोट्स कहते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका MCQ आज शाम को आपका आने वाला है, लगभग 9:30 में आएगा। आप सभी ज़रूर देखें। इस पर आधारित, चूँकि वीडियो देखने के बाद इसका जो है आपका नोट्स देखने के बाद इस पर आधारित MCQ देख लेने से यह पूर्ण रूप से आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।